स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उनके प्रतिपादक से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट वाला जो है ना का गुण प्रदर्शित करता है। विकल्प है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर बी है संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को सेंसरी मोटर भी बोलते हैं संवेदी पेशियों को, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कंक्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वस्तु अस्थायित्व है ना, तो वस्तु अस्थायित्व जो है ये संवेदी पेशीय में, संवेदी पेशीय के अंत तक बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक, बच्चा यह समझने लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अगर उसके सामने से हटा भी दी जाएगी तभी उसका ऑब्जेक्ट, उसका प्रतिबिंब उसके दिमाग में बना रहेगा, वो उसको ढूंढने का प्रयास करेगा। इसी को बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व। तो जीन पियाजे जी की ये दूसरी अवस्था। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा जीन पियाजे जी के अनुसार? बी विकल्प, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें? संवेदी पेशीय अवस्था। जीन पियाजे जी के अनुसार ये बी विकल्प में जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के स्वयं से बात करने की क्रिया यानी सेल्फ टॉक जब बच्चा करता है ये किस में जाएगा? इसको क्या कहा जाता है? अहम केंद्रितावाद, निजी संवाद या व्यक्तिगत वार्ता इसी को बोल सकते हैं, सामाजिक वाद या भ्रामक वाद। तो देखिए, जब बच्चा स्वयं से बात करता है, बच्चा कब से बात? अपने आप से, खुद से बात करता है, तो ये किस में जाएगा? तो ये जाएगा अहम केंद्रिता नहीं, निजी संवाद में जाएगा। किसमें जाएगा ये? निजी संवाद। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, निजी संवाद में जाएगा। ठीक है, समझ पाए? इसमें है क्या ना, इसको जब ये मान लीजिए वाइगोत्स्की जी के अनुसार पूछ रहा तब आप निजी संवाद लगे, लेकिन अगर यही कथन आपसे जीन पियाजे जी के अनुसार पूछ लेता तब उसमें उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया है? आत्म केंद्रितवाद। उन्होंने क्या कहा है? इसी शब्द, इसी चीज को आत्म केंद्रितवाद। तो ये ध्यान रखेंगे, जब आपसे जीन पियाजे जी का पूछे, मान लीजिए आपसे जीन पियाजे जी का पूछेगा तब आप क्या लगाएंगे? आत्म केंद्रित। और जब आपसे ये वाइगोत्स्की जी के अनुसार पूछेगा तब निजी संवाद या व्यक्तिगत वार्ता, इसी को प्राइवेट स्पीच उन्होंने कहा है। ठीक है, और जीन पियाजे जी ने ईगोसेंट्रिक कहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। यह बच्चा किस चरण में है? देखिए, अब ये सामाजिक नैतिकता की बात इसमें आ गई। एक बार फिर से सुनिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यदि आप ईमानदार रहेंगे, यानी वो सोच रहा है कि यदि मैं ईमानदार रहूंगा तो मेरे माता पिता मुझ पे गर्व करेंगे। तो ये किस पे जाएगा? विकल्प है दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो देखिए, ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की ये किसकी कौन सा चरण होगा? ये परंपरागत स्तर होगा। चरण कौन सा होगा? चरण होगा तीसरा, और मतलब स्तर कौन सा होगा? दूसरा। कोहल वर्ग ने कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए, पारंपरिक स्तर, परंपरागत यानी पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। तो ये किसमें जाएगा? परंपरागत यानी पूर्व पारंपरिक स्तर में जाएगा, पारंपरिक स्तर में जाएगा। 3 स्तर बताए हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। तो ये किसमें जाएगा? दूसरे में, परंपरागत स्तर में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में जाएगा। किसमें जाएगा? दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की विन्यास में जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कौन सा विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा? सी विकल्प, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? ये ध्यान रखना है, मान लीजिए स्तर पूछता तो कौन सा हो जाता? दूसरा स्तर, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में ये जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी बोलते हैं, यह क्या दर्शाता है? बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चे को रटने की कुल क्षमता, विद्यालय द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की सीमा, बच्चे के शारीरिक विकास का क्षेत्र। तो जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी बच्चा कहीं जाके जहां अटक जा रहा है वो सहायता के साथ कार्य, जैसे मान लीजिए कहीं जाके बच्चा अटक गया
फिर किसी के सहायता के साथ जो कार्य किया, इसी क्षेत्र को क्या बोला है वाइगोत्स्की जी ने? जेडपीडी बोला है, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसमें से विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किया जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? ए विकल्प। ठीक, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अंतर्दृष्टि या सूझ अधिगम। ठीक, अंतर्दृष्टि या सूझ अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने। कोहलर का कौन है? गेस्टाल्टवादी। अच्छा, क्वेश्चन ही वही पूछ रहा है ना, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बीएफ स्किनर, एएल थार्नडाइक, कोहलर या आईवी पावलोव। तो देखिए ये गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? वर्दीमर, मैक्स वर्दाइमर। ठीक, तो ये सिद्धांत कौन दिया? कोहलर। कोहलर जी ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया। इन्होंने चिंपैंजी पर यानी सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी बंदर पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है? मतलब सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर, यानी इसी को बंदर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि धीरे धीरे प्रयास और त्रुटि से नहीं बल्कि अचानक आई सूझ से, जैसे मान लीजिए उस जो चिंपैंजी था ना सुल्तान, उसको अचानक सूझ आता था, तो वही इन्होंने बताया कि धीरे धीरे और प्रयास और त्रुटि। थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रयास और त्रुटि। तो इन्होंने उनका खंडन किया। इन्होंने कहा कि अचानक सूझ आती है। ठीक, इसी को सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थार्नडाइक के सीखने के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नियम यानी प्राइमरी लॉ नहीं है, पूछ रहा है ना? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। तो देखिए थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। ठीक, इनको प्राइमरी बोलते हैं मुख्य को, उसको सेकेंडरी बोलते हैं गौण नियम को। तो 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं इनके? एक है बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम तो गौण नियम है। इन्होंने इसमें पूछ रहा है ना कि मुख्य नियम कौन सा नहीं है, तो मुख्य नियम कौन सा नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम। जो ये बहु अनुक्रिया का नियम दिया है ये मुख्य नियम नहीं है, ये गौण नियम है। बाकी तत्परता का नियम जो दिया है, ये जो तत्परता का नियम दिया है या अभ्यास का नियम दिया है या प्रभाव का नियम, ये तीनों मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। यही 3 मुख्य नियम है और बाकी 5 गौण नियम दिए हैं, जिसमें से बहु अनुक्रिया का नियम गौण नियम में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में चूहे और कबूतर पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? आईपी पावलोव, बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, जेबी वाटसन। तो देखिए जेबी वाटसन व्यवहारवादी, स्किनर भी व्यवहारवादी है। तो ये अनुबंधन का सिद्धांत पे चूहा और कबूतर पर किसने प्रयोग किया था? बीएफ स्किनर ने। किसने किया था इसको? बीएफ स्किनर ने। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, बीएफ स्किनर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक बॉक्स बनाया था, स्किनर बॉक्स बनाकर उसी में से चूहे को बंद किया था। ठीक, और चूहा बार बार दबाता था, फिर एक मतलब वो करता था पुनर्बलन, फिर जाके उसका उस खटके पे एक खटका लगा दिया था। फिर थोड़ी देर बाद उसका उस खटके पे हाथ पैर जो कुछ पड़ गया और मतलब बॉक्स खुल गया। तो वही बताया इन्होंने व्यवहारवाद का बताया कि पुनर्बलन एवं दंड से व्यवहारवाद दोबारा होने की संभावना तय करती है। क्योंकि चूहा उस बॉक्स से बाहर आना चाहता था और उसको लीवर मिल नहीं रहा था, तो भाई वो बार बार इधर उधर कूद रहा था, तो उसने जब दबाया तो लीवर दब गया। तो वही इन्होंने बताया कि बार बार पुनर्बलन करने से कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आपसे यही पूछा जा सकता है इसमें कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। किस पे प्रयोग किया? चूहे और कबूतर पर। बस यही जाना। ज्यादा से ज्यादा और पूछेगा तो ये पूछेगा कि बीएफ स्किनर कौन है, तो बीएफ स्किनर व्यवहारवादी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? मतलब जो अल्बर्ट बंडूरा ने 4 चरण बताए हैं ना, वही 4 चरण आपसे पूछ रहा है, उनका क्रम पूछ रहा है। अवधान, अवधारणा, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। विकल्प दूसरा है अभिप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन। सी कह रहा है धारणा, अवधान, अभिप्रेरणा, पुनरुत्पादन। अवधान, अभिप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन। तो देखिए जो अल्बर्ट बंडूरा जी के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ना, इनके सही चारों चरणों के सही क्रम जानते हैं क्या है? सबसे पहले अवधान बताया, फिर धारणा बताई, उसको धारण करेंगे, फिर इन्होंने क्या बताया?
पुनरुत्पादन बताया, फिर क्या बताया, अवप्रेरणा बताया। देखिए इन्होंने यही 4 मॉडल दिए हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया, अवधान का मतलब क्या हो कि मॉडल पर ध्यान देना। जब मॉडल पर ध्यान दिया जाएगा, किसी भी चीज पे ध्यान दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अवधान बोलेंगे। फिर दूसरा इन्होंने क्या बताया, धारणा, यानी व्यवहार को दिमाग में याद रखना। जो जिस पर ध्यान दिया है उसको अपने माइंड में या अपने दिमाग में धारण करना, इसको बोला धारणा। फिर तीसरा पुनरुत्पादन, यानी उस व्यवहार को खुद दोहराना। ठीक, यानी जैसे वो जो हमने सीखा उसको अपनी जीवन में आगे चल के प्रयोग तो करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, पुनरुत्पादन। और नंबर 4 क्या बताया इन्होंने, अभिप्रेरणा। अब प्रेरणा क्या है, जैसे सकारात्मक परिणाम मिलने पर उसे अपना लेना। जब उसका मतलब एक उचित परिणाम मिले, सकारात्मक परिणाम मिले, तो उस व्यवहार को क्या कर लेना, अपना लेना। तो यही बताया है। पहले क्या बताया, अवधान, यानी किसी चीज पे ध्यान देना। फिर दूसरा क्या बताया, उस ध्यान दी गई चीज को धारण कर लेना। फिर तीसरा क्या बताया, पुनरुत्पादन, उसका प्रयोग करना। और चौथा, प्रयोग सफल होने पर उसको अपना लेना। यही 4 सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के 4 चरण बंडूरा जी का है। ठीक, अच्छा, अल्बर्ट बंडूरा जी ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन किया, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत कौन दिया, अल्बर्ट बंडूरा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी जो 2 फैक्टर थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई है, हार्वर्ड गार्डनर, चार्ल्स स्पीयरमैन, लुईस थर्स्टन या अल्फ्रेड बिने। तो देखिए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है ना, उसको बिने ने दिया है, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, यानी हार्वर्ड बी, चार्ल्स स्पीयरमैन। द्विकारक पूछ रहा है ना, जिन्होंने जीएस 2 फैक्टर बताए हैं बुद्धि के, कितने बताए हैं स्पीयरमैन जी ने, 2। एक बताया जनरल बुद्धि यानी सामान्य कारक, और एक बताया है स्पेशल बुद्धि यानी यस फैक्टर। ठीक, विशिष्ट बुद्धि जिसको बोलेंगे। विशिष्ट बुद्धि में जब जैसे खेल, संगीत, ये सब किसमें जाएगा, विशिष्ट बुद्धि में। और मानसिक कार्य जिसमें कम होगा वो किसमें जाएगा, जीएस फैक्टर यानी जनरल बुद्धि में। और जिसमें मानसिक कार्य अधिक होगा वो किसमें जाएगा, विशिष्ट बुद्धि में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार, अभी बताया ना कि बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिया, हार्वर्ड गार्डनर, एक मूर्तिकार या विमान चालक में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। मान लीजिए हार्वर्ड गार्डनर जी के अनुसार कोई विमान चला रहा है या मूर्तिकार है, मूर्ति बना रहा है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है। ये भाषाई बुद्धि के तहत जाएगी, तार्किक गणितीय बुद्धि के तहत जाएगी, या स्थानिक बुद्धि के तहत जाएगी, या अंतर वैयक्तिक बुद्धि के तहत। देखिए वह उस स्थान के बारे में निपुण है, तो इसको क्या कहेंगे भाई। देखिए मानसिक रूप से वो अंतरिक्ष और दृश्यों के स्वरूप को बदलने की जानकारी रखता है ना, जैसे मान लीजिए प्लेन उड़ा रहा है तो उसको जानकारी है, तो ये किसमें जाएगी, स्थानिक बुद्धि में जाएगी। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, स्थानिक बुद्धि का अर्थ क्या होता है कि मानसिक रूप से उस स्थान के बारे में आप परिचित हो। जैसे मूर्तिकार है तो मान लीजिए वो कोई छवि बनी है ना उसके दिमाग में, उसी पर तो कार्य कर रहा है। ठीक, तो ये किसमें जाएगा, स्थानिक बुद्धि में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के संप्रदाय से जुड़ा, संप्रदाय पूछ रहा है। तो देखिए ये जेबी वाटसन का कथन है। किसका कथन है कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ये किसका कथन है, जेबी वाटसन जी का। अब आपसे संप्रदाय पूछ रहा है तो जेबी वाटसन कौन है, जेबी वाटसन व्यवहारवादी है। कौन है, व्यवहारवादी है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बी विकल्प, व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिज्म के संस्थापक भी माने जाते हैं जेबी वाटसन। ठीक है, अच्छा देखो आपको इसमें ध्यान का रखना है, आपको ध्यान रखना है ये कथन मान लीजिए व्यवहारवाद ये ना पूछे कि संप्रदाय ना पूछे आपसे, मान लीजिए पूछे किसने कहा तो आप कौन बताएंगे, जेबी वाटसन। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, व्यवहारवाद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार, आप सबसे पहले आपको इसमें देखो जानना क्या है कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण का सिद्धांत कौन दिया है, सिगमंड फ्रायड। तो पूछ रहा है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का यानी व्यक्तित्व का कौन सा भाग पूर्णतः अचेतन और आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। इदम, इसी को ईड बोलते हैं, अहम, ईगो, परा अहम, सुपर ईगो। देखो इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, इदम, अहम, परा अहम। ठीक, तो फ्रायड के अनुसार ये कह रहा है ये कि जो पूर्ण अचेतन है और आनंद का सिद्धांत किस पे जाएगा, जो आनंद है या पूर्ण चेतन वाला बात है ना, पूर्ण चेतन मन की बात कर रहा है ना, तो ये किसमें जाएगा, ये ईदम में जाएगा। ठीक, ईड क्या करता है, ईड जो हमारे अंदर दमित इच्छाएं होती है ना, वो उसका भंडारण कौन है, जो दमित इच्छाएं हैं उनका भंडारण कौन करता है, ईद में होता है। ठीक, तो ईद मतलब क्या, ईदम। ठीक, तो वो किसमें जाएगा,
इदम में। तो इसमें क्या है भाई, अचेतन है और आनंद का सिद्धांत तो किसमें जाएगा, इदम में, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जैसे हमारी कोई दबित द्रवित इच्छाएं हैं जो दब जाती हैं, उनको क्या दमित इच्छाएं, वो किसमें जाती है, इदम में। और अहम में वास्तविकता, अहम में अवास्तविकता होती है कि ना ये गलत काम है, ये सही काम है। जब बच्चा इस अवस्था में पहुंचता है तो उसको ये सिगमंड फ्रॉइड जी ने किसमें कहा है, अहम। परा अहम कहा है, परा अहम है वो नैतिकता की बात करेगा कि ना ये चोरी करना पाप है। जैसे मान लीजिए बच्चा कह रहा है कि चोरी करना पाप है, तो ये किसमें जाएगा, परा अहम में जाएगा। लेकिन मार काट लूट ये सब किसमें जाएगा, इदम में जाएगा। और ठीक, और वास्तविकता की बात जहां करेगा वो किसमें जाएगा, अहम में जाएगा। तीनों अवस्थाएं क्लियर हो गई, इदम अहम परा अहम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य विकासात्मक समस्या क्या है, यानी एरिक्सन जी के अनुसार पूछना है। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, मनोसामाजिक का विकास सिद्धांत किसने दिया, एरिक एरिक्सन ने। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है। अब इसमें पूछ रहा है कि किशोरावस्था की मुख्य विकासात्मक समस्या पूछ रहा है। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहचान बनाम भ्रांति, उत्पादकता बनाम ठहराव। तो देखिए किशोरावस्था में बच्चे की क्या, वो अपनी पहचान बनाना चाहता है और भ्रांतियां रहती है, तो किसमें जाएगा, पहचान बनाम भ्रांति। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, पहचान बनाम भ्रांति। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे देखिए जी जब 12 से किशोरावस्था कब है, 12 से 18। ठीक है, तो बच्चा क्या है, अपनी सामाजिक भूमिका बनाना चाहता है, खुद की पहचान ढूंढता है कि समाज में उसकी खुद की पहचान हो। तो इसी को एरिक एरिक्सन जी ने क्या कहा है, रोल कंफ्यूजन। इसी को क्या बोला, बताया उन्होंने, रोल कंफ्यूजन। और इस अवस्था का नाम क्या है, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव का कौन सा सिद्धांत है। अब ये आप बार बार कहना ना पड़े, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव जी का है। ठीक, तो कह रहा है कि भोजन के आने पर कुत्ते के मुंह से लाल टपकना कौन सी अनुक्रिया है। जब भोजन दिया जा रहा था तो उसके मुंह से जो लाल टपक रही थी, भाई कुत्ते के मुंह से भोजन पे लाल टपक रही थी, तो ये कह रहा है कि ये किस में जाएगा, सीआर में जाएगा या यूसीआर में जाएगा या यूसीएस में जाएगा या कृत्रिम उद्दीपक में जाएगा। तो देखिए अनुबंधित अनुक्रिया तो ये है नहीं। ठीक, ये स्वाभाविक या अनुबंधित अनुक्रिया इसको बोलेंगे, स्वाभाविक यानी भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आना ये प्राकृतिक अभिक्रिया है। ठीक, लेकिन जब अभी घंटी उन्होंने क्या किया था, पहले कुत्ते को भोजन दे रहे थे, फिर उसको लार आ रहे थी, फिर उन्होंने क्या किया, उसके साथ साथ एक घंटी बजाने लगे। जब कुत्ते को भोजन देने जाते तो एक घंटी बजाते तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगती। फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने क्या किया, भोजन देना बंद करके घंटी केवल बजाई। तो उन्होंने देखा कि घंटी की आवाज पे भी कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी। तो ये किसमें जाएगा, ये अनुबंधित अनुक्रिया में जाएगा। यानी भोजन के बिना केवल घंटी की आवाज से उसके मुंह में लार आ रही थी तो वो अनुबंधित अनुक्रिया में। मान लीजिए जैसे कह रहा है कि कुत्ते के मुंह में लार आना, ये किसमें जाएगा, ये जाएगा स्वाभाविक अनुबंधित अनुक्रिया में यानी यूसीआर में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प। ठीक, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना ये कैसी है, ये प्राकृतिक है ना, स्वाभाविक है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, डी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के तहत आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसका है, ये किसका है, अब्राहम मैस्लो जी का। ठीक, आवश्यकता कहीं भी आप देखेंगे तो किसमें जाएगा, अब्राहम मैस्लो। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैस्लो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक कौन है। यानी अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, जिन्होंने लाइफ स्पेस शब्द दिया था। तो अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, यानी अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। तो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, कर्ट लेविन ने। कौन दिया है, कर्ट लेविन। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। देखिए इसमें मान लीजिए हम लोगों को इजी पड़ गया, इसमें लिख दिया था कि अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। आपसे अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत मान लीजिए नहीं दे रहा है,
मान लीजिए ये शब्द ना देखिए, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, आपको दे रहा है लाइफ स्पेस, तो लाइफ स्पेस शब्द कौन दिया, कर्ट लेविन, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, कर्ट लेविन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चिन्ह अधिगम सिद्धांत साइन थ्योरी ना के प्रतिपादक कौन है जिन्होंने भूल भुलैया में चूहों पर प्रयोग किया। अच्छा देखिए, अब यही आपको कंफ्यूजन होगी, चूहा शब्द देखते ही आप तुरंत स्किनर पे चले जाएंगे। ठीक, चूहा शब्द देखते आप किस पे जाएंगे, स्किनर पे, लेकिन यही आपका क्वेश्चन एक नंबर गलत। देखिए जो ये स्किनर है ना, ये स्किनर ने उसने दिया है, लेकिन ये चिन्ह अधिगम जुड़ा है इसमें, इन्होंने चिन्ह अधिगम के साथ चूहों पर प्रयोग किया। तो चिन्ह अधिगम के साथ या भूल भुलैया में चूहों पर प्रयोग कौन किया, एडवर्ड टालमैन। ठीक, तो विकल्प आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, एडवर्ड टालमैन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एक मिनट ये किसमें जाएगा, एडवर्ड टालमैन। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, चलिए अब अगर आप ये चूहे देख के स्किनर लगा देंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत। इसमें आपको चिन्ह भी देखना है ना, चिन्ह अधिगम की बात कर रहा है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, एडवर्ड टोलमैन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्लार्क हल के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, क्लार्क जी का जो अधिगम सिद्धांत है इसको किस नाम से जाना जाता है, स्वावलंबन या सबलीकरण का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो देखिए क्लार्क हल के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, अच्छा ये भी व्यवहारवादी ही है, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नाम की एक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक पूछी गई है कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसने लिखी, तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर क्लार्क हल जी की पुस्तक है। ठीक, तो आपका विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा, स्वावलंबन या सबलीकरण का सिद्धांत। मान लीजिए पूछे कि स्वावलंबन या सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, क्लार्क हल। और मान लीजिए ये ना पूछे, ये पूछ ले आपसे देखे कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक है ये किसने लिखा, तो किसने लिखा, क्लार्क हल ने। इन्होंने जैविक आवश्यकता की बात की है। ठीक, क्या बात की है कि जैसे आपको भूख लगेगी तो आप भोजन ढूंढेंगे, इन्होंने यही बताया कि जैसे बच्चे को भूख लगेगी तो वो भोजन ढूंढेगा। ठीक, मन को शांत करना है ना, जो कि चालक को शांत करना है भाई, जब आप शांति कब मिलेगी, जब आप भोजन कर लेंगे। तो क्लार्क हल ने यही बताया कि भूख लगने पे बच्चों का मतलब भोजन को ढूंढना, ये किसमें है, स्वावलंबन या सबलीकरण का सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहा है कि रॉबर्ट गैने के अधिगम सोपानकी सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे सरल और पहला स्तर कौन सा है, विकल्प है समस्या समाधान अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, संकेत अधिगम या श्रृंखला अधिगम। देखिए क्या कह रहा है कि सोपानकी सिद्धांत पूछ रहा है ना, अधिगम का सोपानकी सिद्धांत। तो गैने जी ने अधिगम के 8 क्रमिक स्तर बताए हैं। गैने ने कितने स्तर बताए हैं, ये तो आप याद रखिए कि गैने ने कितने स्तर बताए हैं, 8 स्तर। ठीक, कितने स्तर बताए हैं, 8 स्तर गैने जी ने बताए हैं। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि ये किसमें जाएगा सोपानकी वाला, तो ये जाएगा संकेत अधिगम में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी विकल्प। ठीक है, ये किसमें जाएगा, संकेत अधिगम, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। साइनल लैंग्वेज में जाएगा ना ये, लर्निंग में, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अच्छा ये मेन चीज ध्यान रखिएगा आप कि इन्होंने गैने ने कितने स्तर बताए हैं, 8 स्तर बताए हैं। संकेत अधिगम के गैने के अनुसार कितने स्तर हैं, 60 क्रमिक स्तर बताए हैं इन्होंने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह वैचारिक और संज्ञानात्मक अधिगम का विचार किसने दिया था, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड आशुबेल, लेओ वाइगोत्स्की। तो ये ब्रूनर जी का सिद्धांत है। इन्होंने बताया था कि विकास जो मतलब ये संज्ञानात्मक अधिगम किसी भी अवस्था में हो सकता है, बशर्ते सक्रिय होना चाहिए। ठीक, क्या बताया इन्होंने, सक्रिय होना चाहिए। अच्छा ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अन्वेषण सिद्धांत भी है। ठीक, इन्होंने ही स्पाइरल करिकुलम की बात की है, आपसे पूछा गया है, शायद सीटेट में पूछा गया था स्पाइरल करिकुलम के बारे में। तो स्पाइरल करिकुलम कौन बताया है, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, इन्होंने मेन इनका सिद्धांत क्या है कि किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। बाद में इसका खंडन भी हो गया, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे को आप मैथ के कैलकुलेशन सिखाएंगे तो कैसे सीख पाएगा, लेकिन अब इन्होंने सिद्धांत दिया है तो दिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा, ठीक, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात
के जनक कौन है, यानी जो प्रगतिशील शिक्षा है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कौन करता है, जिन्होंने विद्यालय को लघु समाज माना। ठीक, जॉन डीवी, फ्रेडरिक फ्रेबल, मारिया मॉन्टेसरी, जोहान कैस्टलाजी। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें या करके सीखने, डूइंग बाय लर्निंग की बात करें, तो इन सबके जनक कौन है, जॉन डीवी जी। कौन है, जॉन डीवी। ठीक, मान लीजिए करके सीखने की बात करें, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित बात कोई नहीं करता, जॉन डीवी जी ही करते हैं। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, जॉन डीवी। अगर मान लीजिए करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग दे दे तो कौन लगाएंगे आप, जॉन डीवी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बच्चे के भाषाई विकास के संदर्भ में इनेट कैपेसिटी, ठीक, यानी जन्मजात क्षमता, इनेट कैपेसिटी पूछ रहा है ना, इनेट कैपेसिटी और लेड यानी लैंग्वेज एक्यूमुलेशन डिवाइस, ठीक, लेड का सिद्धांत किसने, अच्छा ये पूछ रहा है आपसे, इनेट कैपेसिटी यानी जन्मजात क्षमता और लैंग्वेज वाला जो है ये अर्जित वाला पूछ रहा है ना, एक्यूमुलेशन वाला पूछ रहा है, तो किसने दिया ये पूछ रहा है, तो ये नाम चॉम्स्की हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, नोआम चॉम्स्की। विकल्प आपका कौन सा है, देखिए भाषा से संबंधित आप किसको लगाएंगे, नोआम चॉम्स्की। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, नोआम चॉम्स्की जी ने दिया है। ठीक है, इन्हीं को इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक, जो एलएड दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने ही विकसित किया था, जो व्याकरण के नियम पर जो कार्य करती है, ठीक, स्वतः सिखाने का कार्य करती है। तो इसके जनक कौन हो जाएंगे, नोआम चॉम्स्की। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, एएल थर्स्टन, त्रिविमीय कह रहा है ना, जीसी गिलफोर्ड, रेमंड कैटल, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो देखिए त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत कौन दिया, गिलफोर्ड। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, जेपी गिलफोर्ड। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस सीरीज से जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विकल्प आप इसका कौन, विकल्प इसमें आप कौन सा लगाएंगे, जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने 3 सिद्धांत बताया, इसी को त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक, इन्होंने कौन कौन सा बताया है, एक विषय वस्तु बताई, दूसरा उत्पाद बताया और तीसरा क्या बताया इन्होंने, नहीं पहला बताया क्रिया संक्रिया, पहला क्या बताया, क्रिया संक्रिया, दूसरा बताया विषय वस्तु और तीसरा इन्होंने क्या बताया, उत्पाद। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया इसमें, बी विकल्प, यानी बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड जी का है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत, अच्छा उसमें अब इसमें कंफ्यूजन होगी आपको। मान लीजिए जब त्रिविमीय सिद्धांत पूछेगा तब जेपी गिलफोर्ड, लेकिन त्रितंत्र सिद्धांत पूछेगा तब कौन, स्टर्नबर्ग। ठीक, स्टर्नबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, देखिए लिखा है स्टर्नबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, त्रितंत्र सिद्धांत, और त्रिविमीय सिद्धांत किसका है, जेपी गिलफोर्ड का। तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि इनके अनुसार व्यवहारिक बुद्धि को और क्या कहा जा सकता है, जो व्यवहारिक बुद्धि है इसको और क्या कह सकते हैं, घटकीय बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संदर्भात्मक बुद्धि। भाई व्यवहारिक बुद्धि क्या है, किसी संदर्भ में व्यवहार प्रदर्शित होगा ना, तो किस में जाएगा ये, संदर्भात्मक बुद्धि में जाएगा। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, संदर्भात्मक बुद्धि। ठीक है, मेन चीज आपको ध्यान रखना, जब आपसे त्रितंत्र सिद्धांत पूछेगा तो स्टर्नबर्ग, जब त्रिविमीय सिद्धांत पूछेगा तो जेपी गिलफोर्ड। तो विकल्प कौन सा सही हो गया इसमें, बी विकल्प, संदर्भात्मक बुद्धि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तेरा बुद्धि के तरल या ठोस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बुद्धि का तरल या ठोस सिद्धांत किसने दिया है, रेमंड बी कैटल ने। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बी ए विकल्प, रेमंड कैटल। ठीक है, इन्होंने ही बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत बताया है। ठीक, इन्होंने इसकी तुलना स्टर्नबर्ग से की है, बर्फ से, बर्फ के वो गोले से की है। ठीक, ठोस बुद्धि हो फ्लूइड बुद्धि, यानी तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, रेमंड बी कैटल ने। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया, ए विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि खेल विधि के वास्तविक जनक कौन है, जिन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली शुरू की, मारिया मॉन्टेसरी, फ्रेडरिक फ्रावेल, हेलन पार्कहर्स्ट या किलपैट्रिक। तो देखिए खेल विधि का वास्तविक जनक कौन हो जाएगा, फ्रावेल जी, खेल विधि के जनक कौन है, फ्रावेल। ठीक, मारिया मॉन्टेसरी, मान लीजिए मॉन्टेसरी विधि के जनक पूछे तो मारिया मॉन्टेसरी हो जाएंगे। ठीक,
तो इसमें से आप कौन पूछ रहा था, किंडरगार्टन पूछ रहा है ना, तो किंडरगार्टन के जनक कौन है, फ्राबेल। इन्होंने बच्चों का बगीचा, स्कूल को क्या बताया इन्होंने, बच्चों का बगीचा, ठीक है। और अध्यापक को क्या, बच्चों को क्या बताया, पौधा बताया, और अध्यापक को क्या बताया, माली बताया। इन्होंने कहा है कि शिक्षा खेल खेल में होनी चाहिए। इन सब बातों को लेके पूछेगा तो किस पे जाएंगे आप, फ्राबेल जी को लगाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत, ठीक, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के बारे में पूछ रहा है ना, कि प्रतिपादक कौन है, विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र का सिद्धांत। यूरी ब्रेनफेन-ब्रेनर, ठीक, यूरी ब्रेनफेन-ब्रेनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, अर्नाल्ड गैसल या मक्डूगल। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, यूरी ब्रेनफेन-ब्रेनर। विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, पारिस्थितिकीय सिद्धांत कौन दिया है, यूरी ब्रेनफेन-ब्रेनर, विकल्प ये सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। मूल प्रवृत्ति, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, तो मैकडूगल जी ने। मूल प्रवृत्ति कौन बताया, मैकडूगल जी ने। मैकडूगल जी ने 14 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, ठीक। कुछ इन्होंने व्यवहार मतलब जन्मजात मूल प्रवृत्तियों को बताया। 14 मूल प्रवृत्तियां क्या है, मूल प्रवृत्ति मतलब संवेग। जैसे देखिए बच्चा जो है भूख लगने को होता है ना, तो ये क्या है, संवेग है। खुश होने फंसता है, हाथ पैर लेके खेलता है, तो ये सब क्या है, संवेग है। तो इन्होंने 14 संवेग की विस्तृत व्याख्या की है। मैकडूगल जी ने कितने संवेग बताए, 14 संवेग। और मान लीजिए पूछे कि मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं, 14, कौन बताया, मैकडूगल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। व्यक्तित्व मापन का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसी को टेट बोलते हैं, ठीक। थीमेटिक, क्या बोलते हैं इसको, थीमेटिक अपेक्सपल टेस्ट, यानी टेट विधि का निर्माण किसने किया, हरमन रोसा, मार्गन मरे, लियोपोल्ड बेलाक या पाइनियम टेंडर। तो जैसे कैट पूछे, सीएटी पूछेगा तो आप इसको लगाएंगे लियोपोल्ड बेलक को। लेकिन आपसे टेट पूछ रहा है ना, तो मार्गन मरे जी। टेट के जनक कौन है, ये क्या है, अंतर्बोध परीक्षण है, ठीक। व्यक्तित्व मापता है, बुद्धि मापने नहीं, व्यक्तित्व मापनीय परीक्षण है। तो इसका जनक कौन है, मार्गन मरे। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर, आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, डेनियल गोलमैन का नाम मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय के विकास के लिए जाना जाता है। तो गोलमैन जी का कौन सा सिद्धांत है, संवेगात्मक बुद्धि। गोलमैन जी ने कौन सी बुद्धि बताई है, कौन सा सिद्धांत दिया है, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया। अच्छा, गोलमैन जी अभी जिंदा है, अभी हैं, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। 1995 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी क्या, संवेगात्मक बुद्धि। इन्होंने इस पर एक किताब लिखी थी। तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, गोलमैन ने। तो संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन माना जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि का जनक गोलमैन, ठीक है। आज 30 क्वेश्चन थे, बाकी कमेंट में बताइएगा, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार टेट में 1 से 2 सिद्धांत पूछा गया है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।